हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए पिछले 10 वर्षों में जो प्रश्न है उसका संग्रह जो है उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारा जो क्लास रहने वाला है वो साइंस में जो साइंस का सेकेंड पार्ट है, जो हम लोगों ने पहला पार्ट कवर भी किया है फिजिक्स को, उसका सेकेंड पार्ट यानी आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पे हम लोग कवर करने वाले हैं। और धातु खनिज और खनिजों के गुण क्या होता है, उनका उपयोगिता क्या है, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी ने पूछा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी लोग, ताकि हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कशन करना शुरू करें। तो धातु के बारे में मैंने आपको बताया था कि धातु किसे कहते हैं। तो जो धातु होता है मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं 3 वर्गों में बटे हैं पीरियोडिक टेबल में: धातु, अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, तो यह धातु, अधातु और उपधातु इन 3 वर्गों में बटे हुए हैं। इसमें से धातु में हम लोग पढ़े थे धातु किसे कहते हैं, वह जो धनायन होता है, वह तत्व जो कठोर होता है। तो धातु क्या होता है, सामान्यतः कठोर होता है। इस पे आयन कैसा होता है, धनायन होता है। पहली बात धनायन होता है, तो कठोरता होती है, धनायन होता है। और ये क्या होता है, तन्य होते हैं। और क्या होता है, चमकीले होते हैं। और क्या होता है, तो आघातवर्ध होता है। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मुख्य रूप से धातु के गुण है। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो धातु तो है लेकिन ये कठोर नहीं होते हैं। जैसे आपका लिथियम हो गया और कौन सा हो गया, सोडियम। लिथियम और सोडियम ये 2 ऐसे धातु हैं जो मुख्य रूप से धातु के कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन कठोर नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं, यह जो है कठोर नहीं पाए जाते, कठोर अवस्था में नहीं, बल्कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। मतलब ये कठोर अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यानी ज्यादा कठोरता इसमें नहीं होती, नहीं तो अन्य धातुओं में होती है। अब एक गुण और होता है कि धातु जो होता है विद्युत के क्या होता है, वो सुचालक होता है। वो विद्युत के सुचालक होता है। ठीक, फिर वैसे देखा जाए एक और धातु है आपका मरकरी, Hg, मरकरी, जिसको पारा भी कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे जो थर्मामीटर है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर या पारा में मरकरी का जो प्रयोग किया जाता है वो भी धातु तो है, लेकिन वास्तव में वह किस रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है। तो एक एक्सेप्शनल तो ए हो गया, अपवाद ए हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धातु जो है वो कठोर अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये पारा ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर उसके बाद से 2 ऐसे धातु है, जर्मेनियम और गैलियम, सॉरी सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम। ये 2 ऐसे धातु हैं जो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, कठोर अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इन धातुओं को अगर हथेली पर रखा जाए तब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक, वही अगर तन्यता की बात करें तो सबसे ज्यादा तन्य जो धातु है कौन है, एयू है। एयू माने जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो होता है। और सोना के बारे में हम लोग पढ़े थे कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। तो जो एयू होता है, तन्यता इसमें इतनी होती है कि 1 ग्राम अगर एयू होगा ना, सोना होगा, तो उसमें लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इतनी इसमें क्षमता होती है मुख्य रूप से। ये धातु के गुण हम लोगों ने देखे थे। अधातु नॉन मेटल, जो धातु का गुण है ठीक उसी का विपरीत आप देखेंगे तो अधातु का गुण है। यानी अधातु कठोर नहीं होते हैं, वह धनायन नहीं होते हैं, वह तन, लेकिन एक्सेप्शनल केस इसका भी है। जैसे धातु के एक्सेप्शनल केस है वैसे अधातु के भी है। इसमें तन्यता नहीं पाई जाती है, ये चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है, आयोडीन जिसका प्रतीक क्या होता है, आई, जो अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक वैसे ही अगर बात किया जाए अगर
कार्बन अधातु में एक कार्बन का अपरूप होता है, तो एक होता है हीरा जो ज्यादा सबसे ज्यादा चमकीला है, और एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट क्या है? जो पेंसिल में रड लगी होती है, जो छड़े लगी होती है, वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। और जो ग्रेफाइट होता है तो अधातु कार्बन का अपरूप है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो अधातु है ये विद्युत का सुचालक है, यानी आसानी से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, और ऐसे तो अधातु में विद्युत का सुचालक नहीं होती है। अब विद्युत के सुचालक में अगर धातुओं में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सुचालक विद्युत का कौन होता है? ये याद रखिएगा, Ag, सोना। कौन होता है? सोना होता है। सॉरी, सोना कह रहा है, चांदी होता है, सॉरी। Ag का मतलब क्या होता है? चांदी, ठीक है। और सोना का तो मैंने पहले बताया गोल्ड होता है, Au होता है, ठीक है। तो Ag या जो चांदी जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? विद्युत का सुचालक है। उसके बाद से कौन है? कापर है। उसके बाद से आपका कौन है? कापर के बाद से एल्युमिनियम है, फिर आयरन है। ये सब विद्युत के सब सुचालक है। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। मैंने पिछली क्लास में बताया था अफबाउ का नियम, और आवर्त सारणी में जितने भी तत्व विद्यमान है टोटल उसको 4 ग्रुप में 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन सभी ब्लॉकों में मिलाकर ये सभी पाए जाते हैं धातु, अधातु, उपधातु। इसके अलावा एक और श्रेणी होती है जो गैस की होती है, गैसों की, जो 18वां स्तंभ होता है उसमें, आवर्त सारणी में। अब उसको अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है या नोबल गैस क्यों कहा जाता है? जैसे हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेरान हो गया, रेडान हो गया, ये सब इनको अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बाह्य कोष्ठ, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोग जो पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक संरचना में बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, सोडियम में हम लोग देखे थे कि एक्स्ट्रा हो जा रहा था, लेकिन जो अक्रिय गैसें होती है ना उनके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन भरपूर होते हैं, यानी उनका अष्टक पूरा रहता है। उनमें ना ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यानी अक्रिय जितने भी गैसें होती है, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, जीनान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडान हो गया, ये सारी जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनके बाह्य कोष में, बाह्य ऑर्बिटल में नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना ही ज्यादा होते हैं और ना ही कम होते हैं, लेकिन उनका अष्टक पूरा होता है। ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वह इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे होते हैं। इसलिए ये जो तत्व होते हैं, ये जो आपके परमाणु होते हैं, मुख्य रूप से हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। और ये वायुमंडल के सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, जिसे बाह्य मंडल कहा जाता है, और बाह्य मंडल के सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। वैसे हीलियम के बारे में भी जानते हैं आप कि जो हीलियम है उसको वायुयान के टायरों में भी भरा जाता है, या गुब्बारा आप देखे होंगे, मेले में आप गए होंगे तो कुछ ऐसे भी गुब्बारा होता है जिन गुब्बारों को छोड़ दिया जाए तो तुरंत बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं गुब्बारे, फिर ऑटोमेटिक हाथ से छूटते उड़ने लगते हैं। उसमें क्या होता है, या तो हीलियम गैस भरा जाता है या तो भरा जाता है H2O2, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे कान में अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, कान में जो अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है ना, उनको निकालने के लिए भी जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें आपके कान में जो घोल डालता है वो किसका होता है? H2O2 का ही होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन पर जो प्रश्न पूछा गया उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बावजूद भी मैं बता दूं कि अगर आपको मुख्य रूप से साइंस अगर फाउंडेशन के रूप में बनाना है, साइंस के बारे में बिल्कुल आपको जीरो से पता करना है, साइंस पता ही नहीं है आपको, आपने कभी पहले पढ़ा नहीं, या पढ़ा है तो उस लेवल तक नहीं पढ़ा है, तो इसके NCERT को जरूर पढ़िए, खास करके जो नई NCERT है उसको तो जरूर पढ़िए। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी अगर आपको पढ़ना आप चाह रहे हैं तो 11 या 11 का नहीं पढ़ना चाहेंगे तो 12 का जो बायोलॉजी है उसको पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इतना NCERT तो आपको नेसेसरी है जानना, ठीक है। और NCERT में इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक चैनल है द क्लासमेट
गुरु, द क्लासमेट गुरु करके इस चैनल का नाम है। उस पे जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक NCERT की। वहाँ पे अभी तक बायोलॉजी पढ़ाई गई है, आगे फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 6 से 10 तक वहाँ पे NCERT पढ़ाई जाती है। लगभग 6:30 बजे लाइव चलती है क्लासेस, तो वहाँ पर भी आप जाके वो देख सकते हैं क्लासेस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट और खासकर आपके लगभग जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे RRB वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी होने वाला जो एग्जाम्स है ALP वाला, असिस्टेंट लोको पायलट, उसमें जब आप टियर 1 का पेपर दे रहे हो, टियर 1 में आप देखेंगे कि विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न आए होते हैं, टियर 2 में भी आते हैं, जैसे फिजिक्स से इलेक्ट्रिक से ज़्यादा आता है। ठीक वैसे ही जो NTPC का आने वाला है, NTPC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब उसमें भी साइंस का योगदान आप जानते हैं कितना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर ही आप मुख्य रूप से UPPCS हो गया या आपका BPSC हो गया या अदर स्टेट का जो PCS हो गया, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, UPSC वगैरह में नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग अगला जो प्रश्न पूछा है उस पर। क्या प्रश्न पूछा है? कह रहा है लोहे का विशुद्धतम रूप है, यानी सबसे विशुद्धतम रूप लोहा का क्या है? लोहा का पहले तो सूत्र हम पता करेंगे। सूत्र क्या होता है? Fe, फेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरस कहा जाता है। ये क्या है? फेरस। और ये इसी को क्या है? आयरन, लोहा है, लोहा है। तो लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? देखिए कई ठो लोहा होता है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही होगा आपका। तो लोहे का सबसे विशुद्धतम जो रूप है वो कौन सा है? आपका पिटवा लोहा होता है। ठीक है, तो लोहा का विशुद्ध पिटवा लोहा है। मतलब आवर्त सारणी में देखेंगे तो इसका स्थान आप देखेंगे आयरन का, Fe का 8वें समूह में है। 8वें समूह का पहला तत्व है और सबसे बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का इसमें मिश्र धातु होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सबसे ज्यादा मतलब विशुद्ध लोहा जो होता है कौन होता है? पिटवा लोहा होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या क्या होता है? सिलिकॉन, मैग्नीज और अन्य तत्वों के भी निशान इसमें पाए जाते हैं। आयरन की मतलब मात्रा जो है लगभग 2 से 4% पाई जाती है। किसमें? पिटवा लोहा में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो है गलनांक, किसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है? ये बताना है आपको। सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? बोरान का। बोरान का क्या होगा? अगर प्रतीक पूछे तो B होगा। लोह का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। सिलिकॉन का क्या होता है? Si होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al होता है। अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से गलनांक सबसे उच्च किसका होता है? गलनांक उच्च मतलब ज्यादा गलनांक टेम्परेचर उसको चाहिए तब जाके वो बदलेगा, परिवर्तित होगा, कन्वर्ट होगा। तो सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? बोरान का, लोहा का, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का। किसका होता है? बोरान का होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसका होता है? बोरान का होता है। तो गलनांक क्या होता है? वह तापमान होता है जिस पर अपनी ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए। तो हम लोग पढ़े भी थे, 3 चीजों को पढ़े थे। कौन कौन? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक। तो जल का गलनांक और हिमांक सेम होता है, लेकिन अंतर दोनों में है। हिमांक मतलब किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाए, ये होता है हिमांक। लेकिन जल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है? कि ठोस से यानी बर्फ रूप में है तो द्रव रूप में बदल जाए, यह भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन क्वथनांक क्या होता है? कि वो द्रव से सीधे किस में बदले? गैस में बदले, ये होता है क्वथनांक। तो जल के लिए कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हम लोग पढ़े भी थे, चर्चा किए थे। तो गलनांक क्या है? वह तापमान होता है जिस पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में वस्तु पहुंच जाती है, वही होता है। तो सबसे ज्यादा गलनांक, यानी कहने का मतलब इसके यही था, उच्च गलनांक का मतलब ज्यादा टेम्परेचर गलनांक का चाहिए तब जाके यह ठोस से द्रव में मतलब परिवर्तित होगा। तो बोरान का कितना होता है? याद रखिएगा 2350 केल्विन। एल्युमिनियम का
933.473 केल्विन, सिलिकॉन का 1687 केल्विन और लोहा आयरन का 1811 केल्विन। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? बोरान का हुआ। वही इन सब में सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो किसका हुआ? एल्युमिनियम का हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नीलम जो होता है रूबी, उसका जो है सूत्र क्या होता है बताइए। नीलम का सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसको क्या बोला जाएगा, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है किसका? नीलम का होता है। AnO2 है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक, तो इसको देख लीजिए, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो नीलम रूबी का एक रत्न होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 होता है। ठीक, प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी इसको बनाया जाता है। नीलम का पत्थर होता है, आप जानते भी होंगे। अगला प्रश्न देखिए कि वेल्डिंग जो होती है, उस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें होती हैं, वो कौन गैस प्रयुक्त होती है वेल्डिंग में बताइए? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अच्छा, वेल्डिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? वेल्डिंग जो होता है क्या होता है? दो वस्तुओं जैसे उनको क्या करना? ऐड करना, जोड़ना मुख्य रूप से। तो वेल्डिंग में प्रयोग कौन सी गैसें प्रयोग होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, हाइड्रोजन एसिटिलीन। कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। कौन होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होता है, उसके अभिक्रिया से क्या होता है? ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाया जाता है और पिघलाकर तब क्या किया जाता है? उसको जोड़ा जाता है। तो इससे बनता क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन बनता है और इस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है उस पे उसका जो पाइप होता है, उसके पाइप पे कोई किसका परत चढ़ा होता है? तो किसका चढ़ा होता है? मुख्य रूप से किसका परत चढ़ा होता है? जस्ते का। जस्ता का सूत्र क्या होता है? Zn, जिंक होता है। पारे का क्या होता है? Hg, मरकरी। लेड का Pb होगा। क्रोमियम का सूत्र क्या होता है? Cr होता है। तो ऑप्शन का कौन सही होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्ते का। ठीक है, तो लोहे और इस्पात के जंग को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है? जिंक का परत चढ़ाया जाता है, उसी को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। यानी लोहा में या आयरन में जब जंग लगता है तो किससे लगता है? आपको पता है कि नमी जो होता है और ऑक्सीजन होता है, उससे अब क्रिया करके लोहा जो है, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है जो आयरन का ऑक्साइड कहलाता है। उसी आयरन के ऑक्साइड से क्या होता है? लोहे में जंग लगती है। तो उसके जंग से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है? उसके जंग से छुटकारा पाने के लिए या तो उसको क्या ग्रीस लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है ताकि क्या हो जाए? उस पर जंग ना लगे। या तो उसकी पेंटिंग कर दी जाती है, या तो पेंटिंग ना किया जाए तो ये तीसरा विकल्प गैल्वेनीकरण किया जाता है। यानी लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक का पतला परत चढ़ा दिया जाता है, तब भी उसमें क्या होता है? जंग लगने से बच सकता है। तो ये सारी क्रिया है। तो जिंक से जो बचाने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। मतलब कह रहा है कि मानव के पसीने में कौन ऐसा तत्व है जो निकलता है? तो अगर इसमें एक और ऑप्शन जोड़ दिया जाता जल, तो सर्वाधिक मात्रा में लोग टिक कर देते जल, लेकिन इसमें जल है नहीं, तत्व के बारे में पूछ रहा है, एलिमेंट के बारे में। तो कौन ऐसा एलिमेंट है जो मनुष्य के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, निकलता रहता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। कौन सा? मैग्नीशियम निकलता है। क्या निकलता है? मैग्नीशियम निकलता रहता है। ठीक है, तो सॉरी, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, क्या निकलता है इसमें? ई ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब निकलता है। ठीक, तो ये सब निकलता है, इसलिए इसका और कौन सा ऑप्शन होगा? ई ऑप्शन सही होगा। तो जिंक का क्या होगा? जस्ता का जिंक Zn होगा, मैग्नीशियम का Mg होगा, लोहा का Fe होगा, गंधक का S होता है सूत्र। ठीक, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है। यानी देख लीजिए
पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है और शरीर से निकलता क्या है, पसीना। पसीने के माध्यम से खनिज, अम्ल और यूरिया उसमें मौजूद होता है, निकलता है। तो उस पसीने में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये सब पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जो पसीना होता है उसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब पाया जाता है। अच्छा, इसका सूत्र अगर पूछा जाए इन सभी का, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। पोटेशियम का क्या होता है, K होता है। कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg। और जिंक का Zn। आयरन का क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा साथ में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज, तो अलौह धात्विक खनिज कौन है, तो इसमें से कौन सा होगा, कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट जो है वो कैसा खनिज है, अधात्विक, मतलब अलौह धात्विक खनिज है। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो अलौह धात्विक खनिज मुख्य रूप से, इसका भी ऑप्शन आप ई लगा लीजिए। मुख्य रूप से अलौह धात्विक खनिज जो है वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, यानी लोहा की कमी पाई जाती है। जैसे कोबाल्ट हो गया, टीन, तांबा, जस्ता, ये सब के सब क्या है, ऐसे खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा होती है। यानी वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, लेकिन ऐसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है उसे अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। तो लोहे की जिसमें मात्रा होती है किसमें होती है, मैग्नीज में, निकिल में, क्रोमियम में, इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, जो ट्यूबलाइट होता है मुख्य रूप से, अगर ट्यूबलाइट की बात किया जाए तो ट्यूबलाइट की जो प्रनली बनी होती है उसमें प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास होता है वो किसका बना होता है। तो ट्यूबलाइट की प्रनलियों में प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास है वो किसका बना होता है, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, ग्लास के टुकड़े का। तो किसका बना होता है, इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए ई इसमें। सिलिका का क्या सूत्र होगा, SI होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होगा। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होगा। ठीक है, तो ई ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ट्यूबलाइट प्रनलियों में जो प्रयोग किया जाता है उसमें ग्लास क्षारीय धातु के सिलिकेट के एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण होता है, जिसके निर्माण में क्या क्या लगता है, सिलिका, सीरियम ऑक्साइड, सोडियम और अन्य ऑक्साइडों का से मिलने के बाद भी इसको बनाया जाता है, जो प्रनली होता है उसको। अगला प्रश्न का रहा है, अगला प्रश्न का है कि अभी हम लोग डिस्कस भी किए हैं आगे कि किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। आगे हम लोगों ने डिस्कस किया है। कह रहा है कि कौन ऐसा धातु है जिसकी विद्युत चालकता है, यानी विद्युत का सुचालक सबसे ज्यादा कौन इसमें धातु है। सोना है, रजत है, तांबा है, लोहा है। सोना का क्या सूत्र होता है, Au। रजत मतलब चांदी, Ag हो गया। तांबा का Cu हो गया। लोहा का क्या हो गया, Fe हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसकी है, रजत की है। रजत मतलब सिल्वर की है। तो सिल्वर यानी चांदी जो है विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक धातु है। ठीक है, तो विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन है, आपका चांदी है। ठीक, अब ये सोना है, तांबा है, लोहा है कि नहीं, ये भी है। ठीक है, लोहा भी सुचालक है, तांबा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा चूंकि पूछा था तो Ag होगा। ठीक ना, तो देख लीजिए, चांदी सबसे ज्यादा, उसके बाद से तांबा, उसके बाद से एल्युमिनियम, तब बेरिलियम, तब कैल्शियम, ऐसे इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन है। सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है, पारा है, कौन ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा भारी है, बताइए। तो इन सभी में सबसे भारी धातु कौन है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम Pt इसका होता है। पारा का क्या होता है, Hg होता है। चांदी का Ag होता है। और सोना का क्या होता है, Au होता है। तो इन सब में भारी कौन है, प्लेटिनम। ठीक है, तो सब में भारी कौन सा होता है, भारी मतलब घनत्व से सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, प्लेटिनम का होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न देखिए, टूटी हुई जो हड्डियां होती है उन टूटी हुई हड्डियों में अगर मुख्य रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, और मैंने बताया था कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट के बारे में हमने बताया था।
तो टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है क्या है? बुझा हुआ चूना है क्या? नहीं है। क्या बुझा हुआ चूना तो है नहीं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। ठीक है। कंकाल तंत्र होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, बाहरी बाह्य जो कंकाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO नहीं, ये तो बिना बुझा हुआ चूना है, ये इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। जिप्सम होता है क्या? हाँ जिप्सम होता है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 N2 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट या 2H2 ये होता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिप्सम। सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। तो देखिए यही सूत्र है, मैंने बताया भी है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का, जो सीमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट जो होता है या हेमीहाइड्रेट होता है, उसका प्रयोग किस में किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जो शल्य चिकित्सा में जैसे हड्डियां टूटी होती है उसको प्लास्टर करने के लिए या घरों में डिजाइनिंग करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कितना ये पूछ सकता है, कितना पर? 393 केल्विन पर अगर इसको गर्म किया जाता है तब जाके वह जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और जिप्सम का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सीमेंट के जमने की दर को निम्न करता है। ठीक है। तो आगे चलिए हम लोग अगले क्रम में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है क्या है? अगला प्रश्न वही है, ठीक अभी जो हम लोग पढ़े हैं। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है हमसे, यानी हमसे जिप्सम का सूत्र नहीं पूछ रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है। और जिप्सम का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O, ये होता है जिप्सम का। और इसी के 374 केल्विन पर गर्म करने पर क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ये ऑप्शन तो ये तो जिप्सम का हो गया। तो यहाँ पे बना लीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खनिज जो है या मिनरल जो है वो किसे कहते हैं या क्या है? मिनरल में क्या होता है? द्रव होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, क्या होता है? तो मिनरल क्या होता है? अकार्बनिक ठोस होता है। मुख्य रूप से मिनरल क्या होता है? एक प्रकार के अकार्बनिक ठोस होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे तेजी से क्रिया करने वाला जो है धातु कौन है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो कौन होगा? पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? परमाणु क्रमांक याद रखिएगा 19 होता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है। आयरन जो है वो Fe इसका सूत्र है, कैल्शियम का Ca है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, Na सूत्र होता है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम है, तो इसको याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद से कौन सा क्रियाशील होता है? सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद से आयरन। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील यही है सब दोनों, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम तो ऐसे हैं कि आप अगर हवा में आप छोड़ देंगे ना तुरंत आप क्रिया कर लेंगे, और सोडियम ऐसा है कि तुरंत हवा में आप क्रिया कर लेता है। फायर जो लगती है, आग जो लग जाती है तुरंत सोडियम से लग सकती है। ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे जो है श्वेत धातु के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत धातु कौन है इसमें? तो मुख्य रूप से श्वेत धातु अगर आप कहेंगे तो लिथियम को कहा जाता है, लेकिन इस प्रश्न में लिथियम कहीं है नहीं, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो मूल रूप से धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातु अथवा कैडमियम हो गया, बिस्मथ हो गया, जस्ता की मिश्र धातु होती है श्वेत धातु, तो लिथियम उसकी उपस्थिति होती है, इसलिए वो ऑप्शन ई ऑप्शन सही हो गया था। ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न धातु में से कौन सा समान तरह पे द्रव होता है? ऐसे मैंने बताया था डिस्कशन करते समय कि जो धातु होता है वो ठोस अवस्था या कठोर होता है, लेकिन एक ही धातु है जो मुख्यतः एक्सेप्शनल केस में उसका प्रयोग होता है, जो धातु तो है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। वो कौन है? पारा, मरकरी जिसको कहा जाता है Hg, और सीसा का तो सूत्र Pb होता है, निकिल का तो Ni होता है, टीन का क्या होता है? स्टेनस होता है। ठीक ना।
तो Hg होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु कौन है? यह तांबा है, यह यूरेनियम है, यह एल्युमिनियम है, यह चांदी है, चांदी सिल्वर। सबसे भारी द्रव में कहा रहा है सबसे भारी कौन है? तो ये जो है कॉपर है, एल्युमिनियम जो है या सिल्वर है, ये सब तो मुख्य रूप से, या तो ये कहीं एक जो है यूरेनियम जो एफ ब्लॉक का है, बाकी यूरेनियम को छोड़ के सभी एसपी ब्लॉक के हैं, एसपी या डी ब्लॉक का है। तो सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? यह परमाणु जो एफ ब्लॉक के परमाणु होते हैं, तो यूरेनियम सबसे ज्यादा भारी परमाणु है। और मुख्य रूप से इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु भट्टी में, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 12 और परमाणु भार देख लीजिए कितना होता है, लगभग 238 दशमलव इतना इतना होता है, 02891 होता है यूनिट। तो सबसे भारी धातु है इसमें जो दिया गया था विकल्प। तो ये तो रहा आज का हम लोगों का क्लास, चूंकि और भी बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं इसमें जो है प्रश्न है, लेकिन हम लोग अगले क्लास में इसको कवर करेंगे, क्योंकि मेरी भी जो तबीयत है उतना सही है नहीं। मैंने प्रयास किया है किसी तरह आपको समझाने के लिए ताकि समझ में आ जाए, और क्लास भी हम लोगों को ना छूटे जो भी बीपीएससी की पेपर आने वाली है उससे संबंधित। वास्तव में तो है आपका एक रूप से देखा जाए तो पीवाईक्यू है, लेकिन पीवाईक्यू है नहीं, हम लोग सारांश रूप में क्या कर रहे हैं, उसको कवर करने का काम कर रहे हैं, एक रिपीटेशन का काम कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में द क्लासमेट ग्रुप पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।